अब हम डिस्कस करने वाले हैं कि कैसे स्मोकिंग से ब्लैडर कैंसर होता है। तो अगर सबसे पहले बात करें तो स्मोकिंग अगर जो रहता है उसमें अगर उसके स्मोक की बात करें, सिगरेट स्मोक की, तो उसमें ऑलमोस्ट 7000 से भी ज़्यादा केमिकल्स होते हैं, जिसमें से कि 60 से ज़्यादा जो रहते हैं वो कार्सिनोजेनिक होते हैं। फिर अगर हम बात करें कि जो ब्लैडर के लिए स्पेसिफिक होते हैं वो टोटल 4 होते हैं। उसमें पहला है एरोमेटिक अमीन्स, दूसरा है पॉलीसाइक्लिक एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन्स, तीसरा है कैडमियम और चौथा है एन नाइट्रोसामीन। तो अगर हम बात करें इन सब्सटेंस की, तो ये जो सब्सटेंस होते हैं ये डायरेक्टली जो रहता है ब्लैडर कैंसर नहीं कॉज करते हैं, ये आफ्टर रीनल एक्सक्रीशन काम करते हैं। तो अगर हम बात करें, सबसे पहला जो है वो है एरोमेटिक अमीन्स, और एरोमेटिक अमीन्स में होता है 2 नप्थाइल अमीन और 4 अमीनो बाइफिनाइल। फिर दूसरा जो कंपाउंड है वो होता है पॉली साइक्लिक एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन्स, तो ये भी एक एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन्स है। फिर तीसरा जो है वो है कैडमियम और चौथा है एन नाइट्रोसामीन। तो ये टोबैको स्मोक में होते हैं। अब बात करते हैं कैसे ये प्रोसीड करता है। तो सबसे पहले स्टेप वाइज प्रोसेस देखते हैं। तो होता है एब्जॉर्प्शन, एब्जॉर्ब होके सबसे पहले लंग से, फिर वो ब्लड स्ट्रीम में जाता है, फिर फाइनली ब्लड स्ट्रीम से रीनल के थ्रू एक्सक्रीट आउट होता है और यूरिन में कंसंट्रेटेड रहता है। तो सबसे पहले होता क्या है कि जब हम सिगरेट स्मोक करते हैं तो पूरा उसमें टोबैको जो रहता है वो स्मोक होता है। फिर जो कार्सिनोजन होता है वो ब्लड स्ट्रीम में एंटर कर जाता है और किडनी के द्वारा फिल्टर होता है, और फिर फाइनली यूरिन में एक्सक्रीट आउट होता है। और यूरिन जो रहता है वो एक कंसंट्रेटेड कार्सिनोजेनिक सोल्यूशन बन जाता है। तो इस तरीके से हम कह सकते हैं कि जो यूरिन रहता है वो एक केमिकल स्टोरेज टैंक बन जाता है कार्सिनोजन का। फिर ब्लैडर जो रहता है, ब्लैडर में जो लेयर होती है वो बना रहता है यूरोथीलियम का, और जो यूरोथीलियम होता है उसका डायरेक्ट जो रहता है यूरोथीलियम का डीएनए डैमेज हो जाता है। तो जो कार्सिनोजन है ये करते क्या है, सबसे पहले ये डीएनए एडक्शन कराते हैं, तो डीएनए एडक्टर बनाएंगे। दूसरा पॉइंट म्यूटेशन, तो पॉइंट म्यूटेशन होगा। पहला डीएनए, जैसे ये डीएनए आपस में है दोनों पास पास में, तो ये दोनों जो डीएनए है वो अलग अलग हो जाएंगे। तो इस तरीके से एक अलग एक अलग, तो ये डीएनए एडक्शन हो गया। दूसरा है किसी पर्टिकुलर पॉइंट पे, जैसे ये है और ये है, तो इस पर्टिकुलर पॉइंट पे म्यूटेशन कराते हैं। तीसरा है क्रोमोसोमल इंस्टेबिलिटी, तो क्रोमोसोमल जो रहेगा क्रोमोसोम इंस्टेबल हो जाएगा। और चौथा जो रहता है जो डीएनए रिपेयर मैकेनिज्म होता है वो भी इम्पेयर्ड हो जाता है। तो ये 4 तरीके से जो रहता है ये कार्सिनोजन जो रहता है डीएनए डैमेज कराते हैं। फिर अगर हम बात करें जो म्यूटेशंस होते हैं, तो जो सबसे कॉमन म्यूटेशंस होता है हाई ग्रेड में वो होता है P53 TP53। तो ये जो म्यूटेशन होता है काफ़ी एग्रेसिव रहता है और इसमें जो रहता है हाई ग्रेड कैंसर होता है। दूसरा जो हाई ग्रेड कैंसर म्यूटेशन होता है वो RB1 जीन का होता है, और इसके वजह से सेल साइकिल का कंट्रोल जो है वो चला जाता है, तो सेल साइकिल कंट्रोल लॉस हो जाता है। तीसरा जो अगर हम बात करें तो वो रहता है FGFR3 का, और FGFR3 जो रहता है यूजुअली लो रिस्क ग्रुप में होता है और ये स्मोकर्स में जो रहता है लेस कॉमन होता है। तो ये जो पॉइंट म्यूटेशन है P53 और RB1, ये जो रहता है इनकी वजह से मैलिग्नेंट ट्रांसफॉर्मेशन हो जाता है यूरोथीलियल सेल्स का। तो हमने देखा पहले स्मोक जो है एब्जॉर्ब हुआ लंग्स में, लंग्स में एब्जॉर्ब होने के बाद फिर किडनी के थ्रू जो रहता है ब्लैडर में चला गया, और वहाँ पे ये पॉइंट म्यूटेशन करा दे रहा है P53 और RB1 जीन। फिर अगला जो चीज रहता है पॉइंट म्यूटेशन डीएनए डैमेज के बाद, वो रहता है क्रोनिक इन्फ्लेमेशन और फील्ड कैंसराइजेशन इफेक्ट। तो स्मोकिंग जो रहता है वो करता है क्या है, वो ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस करता है। फ्री रेडिकल्स जो रहते हैं स्मोकिंग की वजह से काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाते हैं। दूसरा जो रहता है जो यूरोथीलियम रहता है उसका इन्फ्लेमेशन होने लगता है, क्रोनिक यूरोथीलियल इन्फ्लेमेशन। और तीसरा जो रहता है रिपीटेड एपिथेलियल रीजनरेशन। और चौथा जो रहता है वो फील्ड कैंसराइजेशन, जो पूरा म्यूकोसा होता है ब्लैडर म्यूकोसा वो जो रहता है अनस्टेबल हो जाता है, जेनेटिकली अनस्टेबल हो जाता है। तो अगर हम बात करें तो क्रोनिक यूरोथीलियल इन्फ्लेमेशन हो जाता है और एपिथेलियल रीजनरेशन। तो इस जो थ्योरी है इसके बेसिस पे हम कह सकते हैं जो मल्टीफोकल ट्यूमर होता है वो बेसिकली जो रहता है फील्ड कैंसराइजेशन के वजह से होता है। दूसरा हाई रिकरेंस जो होता है टीआरबीटी के बाद वो भी इसी की वजह से होता है, और न्यू ट्यूमर जो बनते हैं प्रीवियसली नॉर्मल एरिया में वो भी इन्हीं की वजह से बनते हैं। फिर अगला जो रहता है निकोटीन का रोल। तो अगर हम बात करें निकोटीन का और ट्यूमर प्रमोशन कैसे होता है, तो अगर निकोटीन जो रहता है वो डायरेक्टली कॉज नहीं करता है कैंसर को, तो वो इम्पोर्टेंट चीज़ होता है।
ये बेसिकली करता क्या है कि ये एंजियोजेनेसिस को स्टिमुलेट करता है, तो इससे एंजियोजेनेसिस बढ़ जाता है। दूसरा जो निकोटीन रहता है उसमें ग्रोथ फैक्टर को सिग्नल करता है, तो ग्रोथ फैक्टर एक्टिवेट हो जाते हैं। तीसरा जो रहता है अपोप्टोसिस को इनहिबिट करता है। अपोप्टोसिस नहीं होता है, सेल्स मरेंगी नहीं, सेल्स ग्रो भी हो रही हैं और अब ब्लड वेसल्स भी आ रहा है जिससे उनको न्यूट्रिशन पूरा मिल रहा है। फिर फाइनली जो रहता है ट्यूमर प्रोग्रेस करता है और इन्वेड करता है। तो इस तरीके से जो निकोटीन जो स्मोकिंग में रहता है, तो स्मोकिंग जो रहता है वो ट्यूमर इनिशिएशन को भी प्रमोट कर रहा है और ट्यूमर एग्रेसिवनेस को भी प्रमोट कर रहा है। फिर जो अगला है वो है डोज रिस्पॉन्स रिलेशनशिप। तो डोज रिस्पॉन्स रिलेशनशिप की बात करें तो अगर कोई नॉन स्मोकर है, तो नॉन स्मोकर की बात करें तो उसमें ब्लैडर कैंसर का रिस्क जो है उसको बेसलाइन मानते हैं। अगर कोई लाइट स्मोकर है तो ऐसे केस में जो ब्लैडर कैंसर का रिस्क है वो 3 टाइम्स तक इंक्रीज कर जाता है, जबकि हैवी स्मोकर में 6 टाइम तक इंक्रीज कर जाता है। और अगर कोई 30 पैक से ज़्यादा अगर पर ईयर जो ले रहा है तो उसमें जो रहता है ऑलमोस्ट 10 टाइम्स जो रहता है इंक्रीज हो जाता है। तो 7 to 10 टाइम्स इंक्रीज रिस्क रहता है अगर कोई 30 पैक ईयर से ज़्यादा सिगरेट ले रहा है। फिर अगर हम बात करें ऑनसेट की, तो ऑनसेट भी जो रहता है अर्लियर होता है। अगर कोई सिगरेट स्मोकर है तो अर्लियर जल्दी होगा एज ऑफ ऑनसेट, और डायग्नोसिस के समय हायर स्टेजिंग होगा। तो स्टेजिंग एट द टाइम ऑफ डायग्नोसिस हायर स्टेजिंग होगा। और इंट्रावेसाइकल वीसीजी देंगे तो उसको रिस्पांस भी जो रहता है वर्स रिस्पांस होता है, कुछ खास रिस्पांस नहीं होते हैं। और इसमें रिकरेंस रेट और प्रोग्रेशन भी काफ़ी ज़्यादा होता है। तो ओवरऑल काफ़ी एग्रेसिव कैंसर होता है जो जल्दी होता है और ठीक भी नहीं होता है। फिर अगर हम बात करें स्मोकिंग और हिस्टोलॉजिकल टाइप की, तो स्मोकिंग जो रहता है यूजुअली एसोसिएटेड होता है यूरोथेलियल कार्सिनोमा से मोस्ट कॉमनली। और स्मोकिंग से जो रहता है अगर हम बात करें तो स्क्वेमस सेल कार्सिनोमा भी हो सकता है और स्मॉल सेल कार्सिनोमा भी हो सकता है, बट यूरोथेलियल कार्सिनोमा जो रहता है मोस्ट कॉमन होता है। अगर हम बात करें स्मोकिंग छोड़ने से क्या होगा, तो जब हम स्मोकिंग छोड़ देते हैं तो रिस्क ग्रेजुअली कम हो जाता है, बट रिस्क कभी भी बेसलाइन पे नहीं पहुंचता है। इवन अगर 20 साल भी हो जाते हैं तो रिस्क जो रहता है बेसलाइन पर नहीं पहुंचता। उसका रीजन ये होता है क्योंकि जो जेनेटिक डैमेज है वो ऑलरेडी हो चुका है, तो इस वजह से नहीं होता है। तो एक तरीके से हम कह सकते हैं कि स्मोकिंग जो हम बंद करते हैं वो एक तरीके का सेकेंडरी प्रिवेंशन है, वो कंप्लीट रिवर्सल नहीं होता है। अब अगर हम बात करें कि जो ब्लैडर होता है वही क्यों स्मोकिंग से सबसे ज़्यादा अफेक्टेड होता है अदर ऑर्गन की कंपैरिजन में, तो उसका रीज़न होता है कि इसमें जो ब्लैडर रहता है उसमें यूरिन जो रहता है काफ़ी देर तक स्टोर रहता है, तो उसमें काफ़ी सारे टॉक्सिन्स होते हैं। और ये जो टॉक्सिन्स रहते हैं यूजुअली हाई कंसंट्रेशन में रहते हैं और ये कैंसर कॉज कराते हैं। दूसरा ये जो म्यूकोसा रहता है ब्लैडर म्यूकोसा, वो प्रोलॉन्ग्ड एक्सपोजर रहता है उसका, तो कांटेक्ट टाइम उसका लंबा रहता है, लॉन्ग कांटेक्ट टाइम, जिसकी वजह से ब्लैडर कराते हैं। फिर यूरोथीलियम काफ़ी पतली होती है जिसकी वजह से डीएनए पेनिट्रेशन भी काफ़ी आसान होता है, तो डीएनए आसानी से पेनिट्रेट कर सकता है। और रैपिड सेल टर्नओवर होता है, तो रैपिड सेल टर्नओवर जो रहता है उससे हायर म्यूटेशन के चांसेस ज़्यादा होते हैं, तो इसलिए जो रहता है ब्लैडर जो रहता है ज़्यादा अफेक्ट होता है। अब बात करते हैं GSTM1 और NAT2 एसिटाइलेटर्स की। तो GSTM1 और NAT2 एसिटाइलेटर्स जो रहता है ये बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं इन केस ऑफ स्मोकिंग इंड्यूस्ड ब्लैडर कैंसर में। तो पहला क्वेश्चन ये रहता है कि ये जो एंजाइम्स होते हैं स्मोकिंग में कहाँ पे काम करता है। तो अगर हम बात करें जब टोबैको जब लेते हैं तो टोबैको के स्मोक में यूजुअली एरोमेटिक अमीन्स होते हैं, और ये जो रहता है लीवर से मेटाबोलाइज होता है और फाइनली किडनी में एक्सक्रीट आउट होते हैं, और किडनी में यूरिन के फॉर्म में ब्लैडर में काफ़ी देर तक रहते हैं जिससे कि यूरोथेलियल डैमेज कराते हैं। तो ये जो पाथवे अगर हम बात करें टोबैको स्मोक का, तो ये जो मेनली रहता है इसमें दो चीज़ें इंपॉर्टेंट होती हैं। पहला होता है अगर देखा जाए तो फेज वन जो रहता है वो फेज 1 में एक्टिवेशन हो रहा है, और वो एक्टिवेशन के लिए जो रिस्पॉन्सिबल होता है वो होता है साइटोक्रोम P450। फिर एक्टिवेशन के बाद जब दूसरा फेज की अगर बात करें तो दूसरा फेज जो रहता है वो रहता है डिटॉक्सिफिकेशन का, और डिटॉक्सिफिकेशन जो रहता है यूजुअली GSTM1 और NAT2 से होता है। तो जो NAT2 होता है उसको बोलते हैं एन एसिटाइल ट्रांसफरेज 2। और अगर हम बात करें तो ये करता क्या है कि जो एरोमेटिक अमीन्स होते हैं, अगर बात करें नेप्थाइल अमीन 2, नेप्थाइल अमीन 4 अमीनो बाइफिनाइल, तो उनको वो डिटॉक्सिफाई कर देता है या कार्सिनोजन में भी कन्वर्ट कर सकता है। तो ये आइदर सेफ भी बना सकता है या जो रहता है रिएक्टिव कार्सिनोजन भी बना सकता है। तो ये इसके मूड पे होता है NAT2 एसिटाइलेटर्स। तो अगर हम बात करें तो दो तरह के एसिटाइलेटर्स होते हैं।
तो पहले जो रहते हैं वो होते हैं फास्ट एसिटाइलेटर्स, जबकि दूसरे होते हैं स्लो एसिटाइलेटर्स। जो फास्ट एसिटाइलेटर्स होते हैं वो रैपिड डिटॉक्सिफिकेशन कराते हैं, इसलिए इसमें जो ब्लैडर कैंसर रिस्क होता है काफी कम होता है। जबकि स्लो एसिटाइलेटर्स जो रहते हैं वो प्रोलॉन्ग्ड सर्कुलेशन होता है उनके केस में कार्सिनोजेंस का, क्योंकि वो जो डिटॉक्सिफाई नहीं कर पा रहे हैं, तो जिसकी वजह से 4 टाइम्स हायर रिस्क होता है ब्लैडर कैंसर का। तो अगर हम बात करें इसको कैसे याद रखना है, नेट 2, तो ये 4 लेटर्स का है, तो 4 टाइम्स हायर रिस्क होता है। तो मैकेनिज्म की बात करें तो जो स्लो एसिटाइलेटर्स होते हैं उसमें जो कार्सिनोजन होता है काफी लंबे देर तक एक्टिव रहता है और ज्यादा से ज्यादा कार्सिनोजन यूरिन में पहुंचता है, और उसकी वजह से यूरोथीलियल जो डैमेज होता है वो भी ज्यादा होता है। तो अगर बात करें हाईएस्ट अगर रिस्क है तो स्मोकिंग कोई कर रहा है और उसके साथ नेट 2 एसिटाइलेटर्स है, तो उसमें हाईएस्ट ब्लैडर कैंसर रिस्क होता है। फिर जो दूसरा कॉन्सेप्ट होता है वो होता है GSTM1 का। तो GSTM1 होता है ग्लूटाथियोन एस ट्रांसफरेज M1। तो ग्लूटाथियोन एस ट्रांसफरेज M1 जो रहता है वो बेसिकली एक सेलुलर डिटॉक्स एंजाइम होता है, और ये जो रहता है ग्लूटाथियोन एस ट्रांसफरेज M1 जो रहता है ये न्यूट्रलाइज करता है रिएक्टिव ऑक्सीजन स्पीशीज को। तो GSTM1 जो रहता है इसमें होता है क्या, ग्लूटाथियोन, तो ये एंटीऑक्सीडेंट की तरह काम करता है, तो ये रिएक्टिव ऑक्सीजन स्पीशीज को न्यूट्रलाइज करता है। दूसरा अगर कोई बात करें दूसरा, तो ये जो रहता है न्यूट्रलाइज करता है तो वैक्यूम के कार्सिनोजन को, उसके लिए भी ये एंटीऑक्सीडेंट की तरह काम करता है। तो ओवरऑल GSTM1 प्रोटेक्ट करता है यूरोथीलियल सेल्स को फ्रॉम ऑक्सीडेटिव DNA डैमेज। अब GSTM1 जीनोटाइप में क्या होता है कि इसमें पॉलीमॉर्फिज्म हो सकता है। तो अगर हम बात करें कि अगर किसी में GSTM1 जीनोटाइप प्रेजेंट है तो ऐसे में उसमें डिटॉक्सिफिकेशन नॉर्मल होता है और ब्लैडर कैंसर का रिस्क कम रहता है। बट अगर किसी पेशेंट में GSTM1 जो रहता है एब्सेंट है तो उसमें कोई भी एंजाइमेटिक एक्टिविटी नहीं होती है और ब्लैडर रिस्क बढ़ जाता है। अगर हम बात करें मैकेनिज्म, तो यूजली होता क्या है कि कोई भी ग्लूटाथियोन नहीं है तो कॉन्जुगेशन नहीं हो पाता है। पेशेंट को ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस रहता है, परसिस्टेंट ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस, और जो कार्सिनोजन न्यूट्रलाइजेशन है वो नहीं हो पाता है। तो ये जो रहता है प्रॉब्लम रहती है। और इसकी वजह से होता क्या है कि जो कैंसर रहता है जब न्यूट्रलाइज नहीं हो पाता है तो उसमें P53 म्यूटेशन ज्यादा होगा और क्रोमोसोमल इंस्टेबिलिटी जो रहेगी वो परसिस्ट करेगी, वो भी ज्यादा होगा। तो ओवरऑल अगर हम बात करें कि मैक्सिमम रिस्क किस में होगा जो कि 10 टाइम्स तक होता है, तो अगर जिसमें GSTM1 एब्सेंट है और नेट 2 स्लो एसिटाइलेटर्स है और वो स्मोकिंग भी करता है तो उसमें मैक्सिमम रिस्क रहती है। और अगर हम बात करें कि धीरे धीरे फिर जो नेट 2 होगा उसका रिस्क एज कम्पेयर टू GSTM1 ज्यादा होता है, तो ये इंपॉर्टेंट चीज होता है। तो ये जो चीज होता है इससे पता चलता है कि कुछ स्मोकर्स को ही ब्लैडर कैंसर क्यों होता है। अगर हम बात करें कि इन पॉलीमॉर्फिज्म की वजह से होता क्या है, तो जो एरोमेटिक अमीन्स होते हैं वो ज्यादा एक्टिवेट होने लगते हैं, DNA जो रहता है ज्यादा अडक्ट होने लगता है, P53 RB1 म्यूटेशन होगा, फील्ड कैंसराइजेशन होगा और मल्टीफोकल रिकरेंट ट्यूमर्स होते हैं। तो इस तरीके से जो रहता है ओवरऑल स्मोकिंग का रिस्क रहता है।